नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आप सभी को आरएएस नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। इंतजार होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि नोटिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी एग्जामिनेशन के होने की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको ये पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसमें सीटों की कुल संख्या कितनी है। न केवल सीटों की कुल संख्या के बारे में आपको पता चलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि जो अलग अलग पद आए हैं उसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है। इससे आपको एक सही अंदाजा लगता है। आप अपने एफर्ट्स को भी ज्यादा गति प्रदान करते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी प्रदान करते हैं, और जब इंटेंसिटी प्रदान करते हैं तो आपकी तैयारी को एक नई गति और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार होना बहुत स्वाभाविक है। तो आज हम आरएएस के नोटिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। कितनी संभावित सीटें हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे, और सामान्य रूप से एग्जाम पैटर्न को जानने का प्रयास करेंगे। तो आरएएस नोटिफिकेशन कब संभावित है। आरएएस नोटिफिकेशन अभी तक जितनी भी खबरें निकल करके आ रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आरएएस नोटिफिकेशन जून जुलाई के मध्य में कभी भी आ सकता है। अगर जून जुलाई के मध्य में कभी भी आ सकता है तो आप अपने एग्जामिनेशन को सामान्य रूप से ये मान करके चलते हैं कि आप चल सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर 2026 के दौरान कहीं पर हो सकता है। ये तारीख आपकी आ सकती है। एक बहुत आपके लिए जिज्ञासा का विषय यह होता है कि सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो सीटों की संख्या का आप कुछ आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप पिछली रिक्तियों की संख्या को देखेंगे, जो पिछला नोटिफिकेशन आप देखेंगे वर्ष 2024 में जो आया था 2 सितंबर के दिन, जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 है, उसके लिए कुल रिक्तियों की संख्या 733 थी, जिसमें राज्य सेवाओं के लिए 346 पद थे। और राज्य सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा आ जाती है, राजस्थान पुलिस सेवा आ जाती है, राजस्थान लेखा सेवा आ जाती है, सहकारी सेवा, नियोजन सेवा, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा। इस तरह की तमाम सेवाएं आ जाती हैं जिनके लिए आप मुख्य रूप से प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से आपका प्रयास स्वाभाविक है, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और लेखा सेवा जैसी सेवाएं आपकी प्राथमिकता में रहती हैं। तो पिछली बार आप देखेंगे कि राज्य सेवा के लिए 346 पद थे और कुल पद जो थे वो 733 थे। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि राजस्थान में जिलों की संख्या को बढ़ाकर के पहले 33 से 50 किया गया था और फिर जिलों की संख्या 41 की गई थी। तो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 41 है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इन जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर के 41 की गई है। जब हम नए जिलों को बनाते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर हमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी सामान्य कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों के स्तर पर बहुत से जो नए रिक्रूट हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप एक सामान्य अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नए जिले बने हैं तो प्रशासनिक स्तर पर आपको अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिकारियों की भी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी सीटें हैं वो 500 प्लस आने की संभावना है। और अगर इतनी सीटें आ रही हैं तो आपको बिना नोटिफिकेशन के अपनी तैयारी की शुरुआत करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन की आने का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में पिछड़ेंगे। और जब आप अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। और साथ ही आपको कुछ बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें किस प्रकार की पता होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जो आप उस एज ग्रुप में है या नहीं जहां पर आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो सामान्य उम्र है वो कितनी है, 21 वर्ष से लेकर के, आरएएस में 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष है। लेकिन कैटेगरीज के आधार पर इसमें कुछ छूट भी प्रदान की जाती है। अगर हम पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर देखें, पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर अगर हम देखें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ कैटेगरीज को छूट भी है, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आय में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है तब आपको 10 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अगर आप अनारक्षित वर्ग की महिला हैं, सामान्य वर्ग की महिला हैं, तब भी आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी विडोज एंड डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए अधिकतम आयु की किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है।
यहां पर नो अपर एज लिमिट रखी गई है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आपको बिल्कुल पैटर्न क्लियर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि राजस्थान में जो एग्जामिनेशन होता है वो एक प्रकार से त्रिस्तरीय परीक्षा है। त्रिस्तरीय परीक्षा किस प्रकार की है? सबसे पहले आपका प्रीलिम्स परीक्षा होती है, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होती है, और मुख्य परीक्षा के बाद आपका क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, उस प्रीलिम्स की परीक्षा में आप देखेंगे कि हाल ही में इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जनवरी 2026 में आरएएस के सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जनवरी 2026 में अब आपको जो तैयारी करनी है, विशेष रूप से जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, वो आपको नए सिलेबस के आधार पर करनी है। प्रारंभिक परीक्षा में तो उसका कोई इतना प्रभाव नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम को पूछे जाने के तरीके में, प्रश्नों को पूछे जाने के तरीके में आपको कुछ बदलाव देखने को मिले। और आरएएस की जो मुख्य परीक्षा में बदलाव हुआ है, जो सिलेबस में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव, लगभग आप देख सकते हैं 20 से 25% का बदलाव आप उसको कह सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा का ये जो वर्ष 2026 में बदलाव देखने को मिला है, ये वर्ष 2013 के बाद सबसे बड़े बदलावों में देखा जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, मेंस की परीक्षा होगी और इंटरव्यू की परीक्षा होगी। जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसमें आपका एक ही पेपर होता है। किसका पेपर होता है? वो होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। इसी में जो आपके सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं, जिसको सामान्य रूप से आप सीसेट के नाम से जानते हैं, उसके प्रश्न भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपसे यहां पर न केवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि राजस्थान की हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न इसमें होंगे। इसके अलावा जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, के साथ साथ राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न होंगे। इंडियन इकोनॉमी के अलावा राजस्थान की इकोनॉमी के प्रश्न होंगे। यहां पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी होंगे और सामान्य योग्यता दक्षता, जिसको हम सामान्य रूप से सीसेट के नाम से जानते हैं, उसके प्रश्न होंगे। जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी और ये बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने के साथ साथ इसमें जो अधिकतम अंकों की संख्या होगी वो 200 होगी और समय होगा इस पेपर को सोल्व करने का 3 घंटे का। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका चयन, आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होता है। जितनी सीटों की संख्या होती है, मान लिया सीटों की संख्या 500 है, तो मुख्य परीक्षा में लगभग 15 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। इस प्रकार से अगर 500 सीटें हैं तो लगभग 7,500 स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये बेसिक बात है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहां पर मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का एक उदाहरण और हम ले लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। जैसे अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे तो राजस्थान की एक खास विशेषता है कि यहां पर 4 ही ऑप्शन नहीं होते, 5वां ऑप्शन भी होता है, जिसको हम अनुत्तरित प्रश्न बोलते हैं। यानी जो 5वां ऑप्शन होता है, कोई प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है और यहां खाली स्थान है, आपको ये बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। 5वां जो ऑप्शन होता है वो अनुत्तरित प्रश्न के रूप में होता है। राजस्थान में ये है कि अगर आप कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वें को गोला करना होगा, उसको टिक करना होगा। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो 1/3 नंबर आपके इसके कट जाएंगे। आपको ये मार्क करना बहुत जरूरी है, इसमें इस गोले को भरना बहुत जरूरी है। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, या तो आपने यहां से किसी उत्तर को चयनित कर दिया, जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है, और अगर आपको प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना है, आप नहीं अपने नंबर कटवाना चाहते हैं, तो आपको अनुत्तरित प्रश्न को एक प्रकार से गोला करना पड़ेगा, तभी आपके 1/3 नंबर नहीं कटेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे कि आपके 4 प्रश्न पत्र होते हैं और जो 3 प्रश्न पत्र हैं वो आपके सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हैं और अधिकतम अंकों की संख्या यहां पर 200 है। 3-3 घंटे के प्रश्न होंगे और जो चौथा प्रश्न पत्र होगा आपका वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होगा। ये भी अधिकतम अंक इसमें 200 होते हैं और 3 घंटों का ये प्रश्न पत्र होता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा आपकी हुई वो कितने अंकों की हुई? वो 800 अंकों की हुई। तो इसी परीक्षा के में पाए गए अंकों के आधार पर वस्तुतः आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होती है और इंटरव्यू में अंकों की संख्या कितनी है? 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी
वो मेरिट लिस्ट किसके आधार पर लगेगी? इन्हीं 900 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपकी रैंक और चॉइस के हिसाब से, रैंक और चॉइस के हिसाब से जितने भी पद हैं जहां पर आप फिट बैठते हैं वो पद के लिए आप चयनित हो जाएंगे। अब इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए, इस पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं जो आपको इस बात में सक्षम बना देगा कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाए। तो हम स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे अगली वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।